वेलकम बैक टू माय चैनल द गुरुकुल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक है आपका फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये आपका चैप्टर 4। चलिए थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में कुछ टर्म्स है जिसे हमें समझना है। बस अगर हमें टर्म्स और उसका डेफिनेशन अगर हमारे दिमाग में होगा तो हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको टर्म्स पे ध्यान देना है। जैसे कि बहुत सारे मिलते जुलते टर्म्स है तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में आपको टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखकर क्वेश्चन सॉल्व करना। पहले मैं टर्म्स लिख देती हूँ, फिर आपको उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ हर एक टर्म। पहला है गुणनखंड, दूसरा है गुणज। अब ये कुछ टर्म्स है और आपको इसका मीनिंग समझना है। गुणनखंड को हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। इंग्लिश में याद करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि मिलते जुलते टर्म्स यूज नहीं हो रहे हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे गुणनखंड, गुणज, सब कुछ में गुना गुना यूज हुआ है तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। गुणनखंड को हम कहते हैं फैक्टर और गुणज को हम कहते हैं मल्टीपल। उपयनिष्ठ गुणनखंड को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन फैक्टर और उपयनिष्ठ गुणज को कॉमन मल्टीपल। अभाज्य गुणनखंड को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टर। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे गुणनखंड क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक, ज़्यादा टफ वर्ड्स में यूज़ नहीं करो, नहीं तो वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे हम लोग। गुणनखंड जिसे हम इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, एग्जाम्पल के सहित समझते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 8 का गुणनखंड निकालना है, तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जिस जिस टेबल में जिस जिस पहरा में 8 आता है, सारे नंबर्स 8 के गुणनखंड कहलाएंगे। मैं समझा पाई आपको? एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। जिस जिस नंबर के टेबल में 8 आता है वो सारे नंबर्स 8 के गुणनखंड कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 8 1 के पहरा में आता है, 1 8 8। 8 2 के पहरा में आता है, 2 4 8। 3 के पहरा में 8 नहीं आता है, इसका मतलब 3 8 का गुणनखंड नहीं है। 4 के पहरा में 8 आता है, 4 2 8। 5 के पहरा में भी नहीं आता है, 6 के पहरा में भी नहीं आता है, 7 के पहरा में भी नहीं आता है। 8 अपना खुद का पहरा में आता है, 8 1 8। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, या तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे सकता है, कोई भी नंबर देके कि इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं निकालिए, तो आपको एक एक करके सारा पहरा ध्यान देना है और इस तरीके से लिखना है। अब क्वेश्चन दूसरा आ सकता है इससे कि 8 के कितने गुणनखंड हैं, तो जब कितने पूछेंगे तो 1 2 3 4, तो 4, तो 8 के टोटल 4 गुणनखंड है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ जानने लायक है, जितने भी गुणनखंड होते हैं वह मेन नंबर होते हैं और मेन नंबर से कम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 है तो हाईएस्ट 8 तक जा सकता है, 8 से ऊपर 9 के टेबल, 10 के टेबल, 11 के टेबल में 8 कभी नहीं आ सकता है। सिंपल लॉजिक है। तो इसका मतलब हाईएस्ट इसका जो फैक्टर है वो खुद हो सकता है या फिर खुद से कम इसके फैक्टर हो सकते हैं। 8 से ज़्यादा इसका फैक्टर नहीं हो सकता, इसका गुणनखंड 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो गुणनखंड में ये एक चीज़ है और इसी का अपोजिट यहाँ पे गुणज में है, वो हम गुणज के टाइम में समझेंगे, उस टाइम में आपको फिर से कंपेयर करके समझा दूंगी। तो ये बात आपको समझ में आया। गुणनखंड किसी भी नंबर का गुणनखंड उसके बराबर और उससे कम होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। आई होप आप लोग गुणनखंड समझ में आ गया हो। धीरे धीरे जैसे जैसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट टर्म समझते हैं उपयनिष्ठ गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमन फैक्टर। अब जब हमें कॉमन निकालना है तो हमें 2 नंबर्स का जरूरत होगा। तो उपयनिष्ठ गुणनखंड कब निकलता है, जब हमें 2 नंबर दिया हो या 2 से ज़्यादा नंबर्स दिए हों और जिसमें हमें कॉमन निकालना हो। कॉमन मतलब सिमिलर नंबर, सेम नंबर। जैसे ही कहा जाए 8 और 4, इन दोनों नंबर में उपयनिष्ठ गुणनखंड निकालिए। तो गुणनखंड निकालेंगे, पहले 8 का गुणनखंड हम निकालेंगे जो हम लोगों ने ऊपर सीखा, फिर 4 का गुणनखंड सेम उसी तरीके से निकालेंगे। तो 8 किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 8 अपना खुद का टेबल में आता है। इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए अब 4 किस टेबल में आता है, किस पहरा में आता है, तो 1 के पहरा में सभी नंबर्स आते हैं तो 1 हमें लिखना ही होगा। 1 के पहरा में आता है, 2 के पहरा में आता है, 2 2 4। 3 के पहरा में 4 नहीं आता है और 4 अपना खुद का पहरा में आता है और 4 से ऊपर अब नहीं जा सकते हैं। तो ये हो गया 8 का गुणनखंड और ये हो गया 4 का गुणनखंड। अब कॉमन ढूंढना है, तो मतलब दोनों में कॉमन ढूंढना है, कौन कौन से नंबर सिमिलर हैं। यहाँ देखिए 1 और 1 इसमें कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है एंड 4 कॉमन है। मतलब 8 और 4 में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हुए, 1 2 एंड 4। ओके, तो इस तरीके से हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। चलिए अब जानते हैं हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, अभाज्य गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब नाम से पता चल रहा है जितने भी गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे कि 18 का गुणनखंड निकालना है, तो 18 का गुणनखंड क्या हो जाएगा। ये निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप 18 का एलसीएम ले लीजिए, कोई भी नंबर दिया हो उसका एलसीएम ले लीजिए। तो 2 9 18, 3 3 3 9। तो 18 का प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 3 × 3। ओके, तो ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं प्राइम फैक्टर। तो जब भी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कहा जाए तो हम सिंपली जिस जो नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में उस नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे और ये हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड। चलिए तो गुणनखंड का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम जाएंगे गुणज में। ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ही कहा जाए 6 के 5 गुणज बताइए, मल्टीपल बताइए, तो हमें बस 6 का टेबल पढ़ना है। प्रथम 5 कहा गया है, तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। तो ये क्या हो गए, 6 के प्रथम 5। अगर कहा जाए 6 के प्रथम 10 तो और आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अगर कहा जाए 6 के प्रथम 20 तो और आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो मैंने आपसे कहा हुआ था गुणनखंड और गुणज में क्या डिफरेंस है। किसी भी नंबर का गुणनखंड उस नंबर के बराबर या फिर उस नंबर से छोटे होते हैं। गुणज के केस में क्या होता है, किसी भी नंबर का गुणज, किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर या फिर उस संख्या से बड़े होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारे बढ़ते क्रम में है, 6 से कम नहीं है, सब 6 के बराबर या 6 से बड़े हैं। तो इन दोनों में गुणनखंड और गुणज में यही डिफरेंस है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो और जैसे जैसे एग्जांपल्स करेंगे वैसे वैसे आपके लिए दोनों चीज क्लियर होते जाएगा। अब उपयनिष्ठ गुणज सेम इसी की तरह है, इसमें भी 2 नंबर चाहिए होंगे। जैसे कि कहा जाए आपको 2 और 4 के प्रथम 5 गुणजों में कॉमन निकालना है।
ओबियनिस्ट गुणनखंड निकालना है। तो प्रथम 5 निकाल लेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। 4 का 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 5 ज़ा 20। अब इन दोनों में कॉमन निकालना है हमें। तो देखिए कॉमन क्या क्या है, ये हो गया 4 कॉमन और ये 8 भी कॉमन है हमारे पास। तो 2 और 4 में ओबियनिस्ट गुणज कौन कौन से हो गए 4 एंड 8। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टिप्स हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आने से आप उसको इजीली इस टिप की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला टिप है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। जब हमने गुणनखंड निकाला तो आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल रहे हैं, गुणनखंड 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 हर एक नंबर का, प्रत्येक नंबर का गुणनखंड होता है। तो ये है टिप नंबर 1, जो एक जो है वो सबका गुणनखंड होता है। टिप नंबर 2, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। तो दो चीज़ हम लोगों ने गुणनखंड में नोटिस किया होगा कि 4 और 8 का जब हम लोगों ने गुणनखंड निकाला था तो 4 किस टेबल में आता है 1 2 एंड 4, 8 1 2 4 एंड 8। तो हम क्या देख रहे हैं कि चाहे कोई भी संख्या हो, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड में ये 1 आ ही रहा है। तो ये पहला टिप हम लोग पढ़ लिए। दूसरा टिप क्या है, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। मतलब 4 का गुणनखंड 4 है, 8 का गुणनखंड 8 है। इसका मतलब प्रत्येक संख्या अपना खुद का गुणनखंड होता है। ठीक है, तो ये दो चीज हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट टिप, किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या बराबर होता है। तो ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है वो इस संख्या के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। 4 से बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पे 8 का गुणनखंड निकालना है तो 8 से बड़ा संख्या नहीं हो सकता है, या तो उसके बराबर होगा और या फिर उससे छोटे नंबर्स होंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होंगे। अब अगला टिप, प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। किस संख्या के कितने गुणनखंड होंगे वो निश्चित होगा। 4 का 1 2 3 3 ही गुणनखंड होंगे। 8 का 1 2 3 4 4 ही गुणनखंड होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स फिक्स रहते हैं, हम ना ही बढ़ा सकते हैं और ना ही कम कर सकते हैं। किसी भी संख्या का गुणनखंड फिक्स्ड होता है। ओके, नेक्स्ट टिप, गुणज के केस में क्या है, प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज है। जैसे कि गुणनखंड, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है, वैसे ही प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज भी होता है। 4 4 2 2, कोई भी संख्या ले लीजिए, उसके गुणज में वो स्वयं आएगा ही। नेक्स्ट टिप, किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर या उससे बड़ा होता है। इस केस में क्या था, गुणनखंड के केस में किसी भी संख्या का गुणनखंड उसके बराबर या उससे छोटा होता है, लेकिन इस केस में क्या है, किसी भी संख्या का गुणनखंड उसके बराबर या फिर उससे बड़े होते हैं। ओके, तो आई होप मैं आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझा पाई। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे वीडियोस बहुत स्पीड में जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग सेटिंग में जाके स्पीड को कम कर सकते हैं। ओके, वीडियो के एंड तक आप इस तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। आप शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा समय ना लगे। चलिए, तो चैप्टर मैंने अच्छी तरीके से इन डिटेल आपको समझा दिया है। अब हम PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले वर्षों में जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को हम रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आते हैं पहले सवाल पे। यह सवाल JNVST 2022 में यह सवाल पूछा गया है। सवाल क्या है, 2100 के अभाज्य गुणनखंड है। तो हमें 2100 के अभाज्य गुणनखंड सवाल ध्यान से समझना है। मैंने आपको टोटल 5 टर्म्स सिखाए हैं, तो पांचों टर्म में से कौन सा टर्म यहाँ पे यूज किया गया है सवाल में, उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड कहा गया है, तो हम लोगों को पता है अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर। वेरी गुड, तो प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब प्राइम नंबर्स निकालने हैं, और प्राइम नंबर्स निकालने हैं इसका मतलब एलसीएम करना होगा हमें। तो 2100 का हम करेंगे एलसीएम। ओके, तो हम लोगों ने 2100 का एलसीएम निकाला। एलसीएम क्या निकल के आया है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 5 एंड 7। चलिए ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन में है या नहीं है आंसर। ऑब्वियसली है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा गया है JNVST 2018 में, 2018 में यह सवाल आया हुआ था। चलिए सवाल देखते हैं क्या है। 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या A है। यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। संख्या A क्या है। तो इस सवाल में दो कंडीशन दिया हुआ है। एक कंडीशन क्या है कि ये जो A संख्या है वो 1200 से ज्यादा है और 1300 से कम है, ना ही ये 1300 से ज्यादा है और ना ही 1200 से कम हो सकती है। चलिए, और दूसरा कंडीशन क्या है, यह 9 और 7 दोनों के उभयनिष्ठ गुणज है। ध्यान से देखिएगा, गुणज कहा गया है मतलब कॉमन मल्टीपल। तो 9 और 7 दोनों के 12 से ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। तो ऐसी संख्या में फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कौन A B C D ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा संख्या है जो दोनों कंडीशन पे खड़े उतरता है। तो सबसे पहला कंडीशन, ऐसी संख्या ढूंढना है जो 1200 से ज्यादा हो और 1300 से कम हो। तो देखिए 1200 से ज्यादा है 1300 से कम है, तो ये आंसर हो सकता है। 1200 से ज्यादा है 1300 से कम है, तो ये भी आंसर हो सकता है। 1200 से ज्यादा है और 1300 से कम है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये देखिए ऑप्शन ए 1197, 1200 से कम है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो हमारे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो हट गया। अब हमें इन तीनों के साथ डील करना है। अब इन तीनों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 के पहाड़े में भी आती हो और 7 के पहाड़े में भी आती हो। तो चलिए, हम लोगों ने 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ था चैप्टर 2 में आई थिंक, तो उस रूल का यहाँ अप्लाई करते हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े संख्याओं को डिवाइड करने में समय लगेगा। तो हम डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग टाइप कीजिए कमेंट में क्या था। चलिए, तो बी नंबर चेक करते हैं 9 से डिवाइड होता है कि नहीं। हम लोग जानते हैं सारे डिजिट्स को प्लस करना होता है, तो प्लस करेंगे 6 + 2 8 8 + 1 9। ओके, तो ये तो 9 के टेबल से कट रहा है। इसको करके देखते हैं 1 + 2 + 0 + 6, ये भी 9 हो रहा है, मतलब ये भी डिविजिबल है 9 से। इसको करके देखते हैं 1 + 2 + 6 + 6 6 6 12 12 एंड 3 15 15 9 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ऑप्शन डी भी कैंसिल आउट हो गया है। अब हमारे पास बच गए हैं 2 ऑप्शन। अब या तो बी आंसर होगा या फिर सी आंसर होगा, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब दोनों में से कौन सा आंसर होगा वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 से डिवाइड करना होगा। दोनों में से जो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वही संख्या हमारा आंसर होगा।
तो चलिए हम डिवाइड करके देखते हैं। आप चाहें तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी ट्राई कर सकते हैं और आप डायरेक्टली इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड करके देखते हैं। चलिए पहले बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं 1260 180 टाइम्स में 7 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग कहा गया है। सिर्फ 5 गुणज नहीं निकालना है, उसका योग भी निकालना है। योग मतलब एडिशन। तो 6 के प्रथम 5 गुणज कहा गया है मतलब मल्टीपल। तो 6 के प्रथम 5 गुणज कौन से होंगे? 6 का टेबल लिख लीजिए। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 एंड 6 5 30। सभी का योग निकालना है, मतलब सभी को जोड़ना है। तो सभी को हम जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन में 90 है या नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। चलिए 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग हम लोग इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। क्या कहा गया? 6 के प्रथम 5 गुणज, तो मल्टीपल निकालना है। तो 6 के प्रथम 5 गुणज हम लिख लेते हैं 12, 18, 24 और 30। ये हो गया 6 के प्रथम 5 गुणज। अब क्या कहा गया है कि योग, तो योग कर लेते हैं। तो सबको जोड़ लेंगे। तो सबको जोड़ने पे आ रहा है 90। ओके, अब क्या कहा गया आगे देखते हैं। ये आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई स्थानों पर आए अंक का अंतर, अब हमें अंतर निकालना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। अब किसको किसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है? तो क्या कहा गया है? जो आंसर निकल के आया हुआ है योग के बाद, इस अंक के इकाई और दहाई वाले स्थान का अंतर निकालना है। तो ये है इकाई स्थान पे और ये है दहाई स्थान पे, दोनों का अंतर निकालेंगे। तो 9 - 0 = 9। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले सवाल पे। 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है? देखिए सवाल को किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछा गया है। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, जरा सा भी नहीं घबराना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, आपने जो पढ़ा है उसी से सवाल पूछा गया है। 13 के प्रथम 7 गुणज, तो पहले हम लोग 13 के प्रथम 7 गुणज निकाल लेते हैं। 13 का पहला 7 बार कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया 13 के 7 गुणज। 13 का पहला हम लोगों ने 7 बार लिखा है। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? गुणज तो हमने निकाल लिया। अब क्या कहा गया है? इनका योग। तो क्या करना है? सिंपली इन सबको जोड़ना है। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 364। अब देखिए आंसर में कहीं भी 364 नहीं लिखा हुआ है। तो आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। निकटतम मतलब इससे सबसे नजदीक कौन सा आंसर है? तो चलिए ऑप्शन चेक कीजिए। 360, 365, 370 एंड 370। चलिए आप बताइए कौन सा होगा सबसे नजदीक? ऑब्वियसली ऑप्शन बी 365 इज द करेक्ट आंसर। सबसे नजदीक 364 के है 365। तो देखा कितना सिंपल था इसको सॉल्व करना। तो किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। आप बस छोटे छोटे टुकड़ों में क्वेश्चन को डिवाइड कर लीजिए और फिर उसको धीरे धीरे करके सॉल्व कीजिए। आप अपने आंसर तक जरूर पहुंचेंगे। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। 30 के गुणनखंड है। 30 के गुणनखंड, इससे पहले हम लोगों ने देखा हुआ था अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालना था। लेकिन अब हमें कहीं भी क्वेश्चन में अभाज्य वर्ड यूज नहीं हुआ है, सीधा सीधा कहा गया है गुणनखंड मतलब फैक्टर निकालना है। तो हमें एलसीएम नहीं करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब अभाज्य पूछेगा तभी हमें सिर्फ एलसीएम करना है। अगर अभाज्य नहीं पूछा गया है तो हमें एलसीएम नहीं करना है, हमें नॉर्मली इसका फैक्टर निकालना है। तो 30 किस किस टेबल में आता है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो 1 हमेशा आएगा, जो मैंने आपको टिप बताया हुआ था। 1 हर किसी नंबर का फैक्टर है, तो इसलिए 1 हमें सबसे पहले लिखना है। नेक्स्ट 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है? अब इसका भी एक सिंपल सा ट्रिक है जो मैंने आप लोगों को कहा था, आपको शॉर्टकट ट्रिक में बताऊंगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, अब देखिए 2 के टेबल में कितने टाइम्स में 30 आता है? तो 2 को अगर हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 15 जाए, 15 2 कितना होता है? 30 होता है। अभी 15 का यूज कब होगा मैं आपको पीछे बताऊंगी। चलिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया। 3 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है? तो ये आता है 10 टाइम्स में। 3 10 30। ओके, नेक्स्ट और किस किस टेबल में आता है? 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है। कितने टाइम्स में आता है? 5 6 30। ओके, अब 6 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है? 6 5 30। अब यहाँ देखिए 5 6 6 5 रिपीट हो रहा है। जैसे ही इस तरीके से रिपीट होने लग जाए हमें वहीं पर रुक जाना है। अब आगे हम लोग को टेबल पढ़ने का, टेबल याद करने का जरूरत नहीं है किस किस टेबल में आता है। हम सिंपली क्या करेंगे, इसे उल्टा करके लिख देंगे। नीचे जो हम लोगों ने लिखा हुआ है नंबर, अब ये नंबर्स अब यूज होंगे। ठीक है, तो 5 के बाद हम लोगों ने 6 लिख दिया। ओके, नेक्स्ट 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। उसके बाद 15 और 30 अपना खुद का टेबल में भी आता है, जो मैंने आप लोगों को टिप में पढ़ाया हुआ था। ओके, चलिए ऑप्शन चेक कीजिए। ऑप्शन में ये है या नहीं? 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये था आपके लिए छोटा सा ट्रिक, ताकि आप लोगों को हर एक टेबल, अब 30 का कहा गया है, इसका मतलब हम 30 तक सारे टेबल्स तो याद नहीं करेंगे। 1 से लेके 2 3 4 5 6 12 15 16 30 तक तो याद नहीं करेंगे। तो ये था शॉर्टकट ट्रिक। आपको जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ छोटा सा करके लिखते रहिए। ठीक है, 3 के टेबल में कितने टाइम्स में? 10 टाइम्स में। 5 के टेबल में 6 टाइम्स में। 6 के टेबल में 5 टाइम्स में। जब इस तरीके से रिपीट होने लग जाए 5 6 6 5, तब हमें वहीं पर रुक जाना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिख लेना है। तो 5 के बाद हम लोग 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं। 6 के बाद क्या है? 10, तो हम लोग यहाँ पे 10 लिखा। उसके बाद क्या है? 15 लिखा। अब लास्ट नंबर क्या आ रहा है? 30। वो भी 30 क्यों आया? क्योंकि 1 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आता है 30, तो इसलिए ये 30 यहाँ पे टोटल हो गई हमारे फैक्टर्स ऑफ 30। तो इसमें आप लोग कभी भी मिस्टेक नहीं होगा आप लोग अगर इस तरीके से आप फैक्टर निकालते हैं तो। कभी कभी बच्चे क्या होता है, फैक्टर्स भूल जाते हैं। कभी कभी आपने ऐसे लिखा, आप भूल गए कि 30 6 के टेबल में भी आता है। ओके, आप सपोज आप ये भूल गए कि आप 30 जो है 6 के टेबल में भी आता है। आप हड़बड़ी में, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होता है, तो बच्चे फटाफट फटाफट करने के चक्कर में कोई एक मिस हो ही सकता है। लेकिन अगर आप मेरे वाले तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको कभी भी मिस नहीं होगा कोई भी नंबर। ठीक है, तो ये वाला ट्रिक आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड, सर्वनिष्ठ और उभयनिष्ठ सेम चीज है, मतलब कॉमन फैक्टर निकालना है 12 और 15 का। तो 12 का फैक्टर अलग से लिख लेंगे, 15 का फैक्टर अलग से लिख लेंगे, और दोनों नंबर से कौन कौन से फैक्टर सेम है बस हमें वह बताना है। चलिए 12 के फैक्टर लिख लेते हैं। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 6 टाइम्स में आता है, 3 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है, एंड 4 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है। रिपीट हो रहे हैं टर्म्स, इसका मतलब क्या करना है हमें?
वेरी गुड, आपको समझ में तो आ गया। 4 के बाद हम लिखेंगे 6 एंड 6 के बाद लिखेंगे 12। तो ये है हमारे 12 के फैक्टर्स। 15 के फैक्टर्स तो उसी तरीके से निकालेंगे। 1 के टेबल में 15 टाइम्स में आता है, 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, 3 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, ओके। 4 के टेबल में 15 नहीं आता है, फिर 5 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है। रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। 3 पहले से लिखा हुआ है, 5 पहले से लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे 15। तो ये हो गया हमारा 15 का फैक्टर। अब दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, तो 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 1 एंड 3 ये क्या हो गया, सर्वनिष्ठ गुणनखंड किसके, 12 एंड 15 के। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन है या नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं अगले सवाल में। निम्न में से 316 का कौन गुणनखंड नहीं है। 316 का गुणनखंड कौन नहीं है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस में से हमें चेक करना है कि 316 किसके बारे में नहीं आता है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 158, ऑप्शन सी है 79 एंड ऑप्शन डी है 8। ओके, तो किसके बारे में 316 नहीं आता है, तो 1 के बारे में आता है, ओके। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, नहीं पूछा गया है। तो 158, 316 को 158 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है, पूर्णतः विभाजित अगर हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है तो फिर ये आंसर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 158 के टेबल में 2 टाइम्स 316 आ जाता है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट 79 से डिवाइड करके देखते हैं 316 को। ओके, 79 4 टाइम्स में 316 आता है, मतलब 316 79 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब ऑप्शन सी भी हमारा नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन डी ही बचा है, इसका मतलब ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। पर फिर भी हम लोग अपने मन के तसल्ली के लिए 316 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर 4 बच जा रहा है, इसका मतलब 316 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इससे हमें यह पता चलता है कि 8 जो है वो 316 का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या किसका गुणनखंड है और किसका गुणनखंड नहीं है। अब आखिरी सवाल पे आते हैं, जो बहुत ही हटके सवाल है और इसका शॉर्टकट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी और आपको ये सवाल देखकर मजा आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल पे। तो ये है इस चैप्टर का सबसे मजेदार सवाल। 4 to the power 11 मल्टीप्लाई बाई 7 to the power 5 मल्टीप्लाई बाई 11 to the power 3। ये सवाल 2000 साल में पूछा गया था। ये सवाल रेयरली ही पूछा जाता है, बट हमें तो तैयारी अच्छी तरीके से करके जाना है ताकि सवाल कहीं से भी आए इस चैप्टर में हम उसे सॉल्व कर सकें। तो ये 2000 साल में ये सवाल पूछा गया था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं, और इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे आप लोग इस तरीके के सवाल को इजीली हल कर सकें। आपको देख के बहुत ही टफ लग रहा होगा कि हम लोग इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे। इसको पहले हम लोगों को सबका पावर हटा के नंबर्स में चेंज करना होगा, फिर सबको मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद फिर उनका गुणनखंड निकालना होगा। तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा ये चीज़। तो इसीलिए इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है और जो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे मेरे वीडियोज़ में मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है। जब इस तरीके का सवाल आए और क्वेश्चन में पूछा गया है अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, कौन कौन से हैं ये नहीं पूछा गया है, इसके टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले हम नंबर्स चेक करते हैं कि सारे के सारे प्राइम नंबर अभाज्य है या नहीं है। 7 अभाज्य है, 11 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 को अभाज्य संख्या में चेंज करेंगे। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू द 4 होता है। तो हम इसे पहले अभाज्य संख्या में चेंज कर लिए, इसका पावर इन दोनों के ऊपर डाल दिए। 7 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 11 टू द पावर 3। अब हमें क्या करना है, जितने भी पावर्स हैं बस पावर्स को ऐड कर देना है। तो 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 3 सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 30। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये मुश्किल सा दिखने वाला सवाल बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को इस तरीके के सवाल शॉर्टकट ट्रिक्स सीखने को मिल सकें। इस सवाल के साथ ये चैप्टर आज हम लोग का कंप्लीट हुआ। साथ ही हम लोगों ने पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिया एक ही वीडियो में। और आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो और आपके लिए ये यूजफुल हो, हेल्पफुल हो। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जैसे ही मेरे कोई भी वीडियोस आए आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के वीडियोस बनाना जारी रखूं तो आप लोग जरूर मेरे वीडियोस को लाइक करें और साथ ही कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग भी रहे हैं या फिर नहीं। आप लोगों के रिव्यू का मैं इंतजार करूंगी और साथ ही आपके जो भी दोस्त रिश्तेदार नवोदय का तैयारी कर रहे हैं उन तक मेरे वीडियोस को पहुंचाएं, उनको भी मेरे वीडियोस शेयर करें और मुझे अपने वीडियोस ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, नमस्कार।